કાળો હતો ને किथे પહેલા નયું ચિલેટી નયું પેરી ભલે દો પેરી વાર ભલે દો नहीं नहीं, रिकॉर्ड तो मैं कर रहा हूँ, यहाँ ऑप्शन बंद नहीं किया है। पता नहीं, मेरे पास तो ऑप्शन आ रहा है। मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट टीम में थोड़ा इश्यू हो रहा है। मैं सोच रहा है नेक्स्ट टाइम से ना जूम में ही क्लासेस कंडक्ट करते हैं, वहाँ अच्छा होता है, स्मूथ चलती है। नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है। कल वाली भी मैं देख रहा था, आवाज़ नहीं आ रही थी उसमें। रिकॉर्डिंग में ना मैं देखता हूँ क्या इश्यू आ रहा है, चेक करता हूँ, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम से हम जूम नहीं कर देते हैं, तो उसमें सही रहेगा। चले हम स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को मेरी? चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी से। तो सेट का आपको आइडिया है, वैसे पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग, सेट क्या चीज़ से। सेट होता क्या है? सेट की डिफिनीशन है कि एक्चुअली सेट सेट जो है वो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हम सेट कहते हैं। ये आपके पास सेट की डिफिनीशन लिखी हुई है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, इसमें वेल डिफाइंड क्या होता है? व्हाट इज वेल डिफाइंड? जी, कोई बता सकता है? अच्छा, डिस्टिंक्ट क्या होता है फिर? व्हाट इज डिस्टिंक्ट? डिस्टिंक्ट कहते हैं डिफरेंट एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा सेट में। सही है।
और वेल डिफाइन क्या होता है? जी, एक मिनट, आवाज आ रही है आप लोगों को? सर आपकी वॉइस स्लो आ रही है बहुत। सही, एक मिनट में वेट करता हूँ। बाकियों को आवाज आ रही है या आवाज का इश्यू है? अच्छा, सही है, ओके। अच्छा, सेट हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हम सेट कहते हैं। अब आप देखिए वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड होता है कि कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंप्लीटली बिलोंग करता है या नहीं, इसको हम वेल डिफाइंड कहते हैं। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप कंफ्यूज हो जाए, ये इस सेट में होगा नहीं होगा, इस तरह से कंफ्यूज होंगे, ऐसा नहीं होगा। कंप्लीटली 100% उसी ऑब्जेक्ट से ही बिलोंग करेगा, ये वेल डिफाइंड है। जैसे आपके पास डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के जितने स्टूडेंट हैं जो इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, वो वेल डिफाइंड है, सही है। उसके बाद डिस्टिंक्ट कहते हैं डिफरेंस को। सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, उसमें डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, इसलिए हम इसको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो सेट असल में होता है वो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम सेट कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट के अंदर, वो एलिमेंट या मेंबर ऑफ ए सेट कहते हैं। सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एलिमेंट या मेंबर होते हैं। जैसे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की क्लास एक सेट है, उसके अंदर जितने स्टूडेंट हैं वो इसके मेंबर्स होंगे या इसके एलिमेंट होंगे। ये सिंपल सी एग्जांपल है, इस तरह से। उसके बाद जो सेट है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, टी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड से। इस तरह से हम सेट को डिनोट करते हैं। आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? सबको नहीं आ रही आवाज? हेलो? सर आ रही है सर। अच्छा, वो किसी ने मैसेज किया, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही क्या कर, इसलिए। चले, सही है। नेट का इश्यू होगा किसी के पास, या हो सकता है मेरे पास भी कभी कभी नेट का इश्यू हो, इसलिए आवाज का इश्यू आ रहा है। चले, मैं स्लो स्लो ही पढ़ाता हूँ, ज्यादा फास्ट में नहीं ना, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। बाकी ये सेट है, सेट जो आप पढ़ चुके हैं शुरू से, मेरे ख्याल में 4th-5th क्लास से ही होता है सेट। क्या चीज से सेट के बारे में आप उस वक्त से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो उसके बाद जो एलिमेंट ऑफ ए सेट है उनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट किसी सेट से बिलोंग, अगर कोई भी एक्स सेट का मेंबर है तो हम इसको कहते हैं एक्स बिलोंग टू ए, इस तरह से लिखते हैं। यानी एक्स एक्स आपके पास कोई भी एलिमेंट है, कोई भी मेंबर है, वो ए में है, तो हम इसको एक्स बिलोंग टू ए लिखते हैं। इस तरह इसको हम बिलोंग कहते हैं, या मेंबर ऑफ ए कहते हैं, या एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए बोलते हैं। इस तरह से एक्स बिलोंग टू ए कहते हैं। अगर एक्स सेट में नहीं है तो हम क्या कहते हैं? एक्स डस नॉट बिलोंग टू ए। डस नॉट बिलोंग टू ए को हम इस तरह से लिखते रिप्रेजेंट करते हैं। ये बिलोंग टू का सिंबल है, इसमें इस तरह कट लगाते हैं, एक्स डस नॉट बिलोंग टू ए। इसका मतलब होता है कि जो एक्स है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। एक्स ए का एलिमेंट हो तो एक्स बिलोंग टू ए लिखते हैं। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं।
उसके बाद सेट को रिप्रेजेंट करने के ना बहुत सारे नोटेशन है। एक टेबुलर नोटेशन होता है, एक सेट बिल्डर नोटेशन होता है। तो पहले हम टेबुलर नोटेशन देखते हैं। टेबुलर नोटेशन में क्या होता है? टेबुलर नोटेशन में हम कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी सेट है, सेट के अंदर एलिमेंट्स को इस तरह से हम कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट है ना, इनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाले कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे अगर आप लोगों को नजर आ रहा है तो यहाँ पे मौजूद थे, इधर देखें, ये आपके पास कर्ली ब्रैकेट है, ये वाले, ये ब्रैकेट्स है ना। इस तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। क्योंकि ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है तो डिस्क्रीट सेट्स को हम कर्ली ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे आपके पास एक सेट ए है, ये एक एग्जांपल है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 है। इसको देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो ये हमारे पास क्या है? सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर होते हैं ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर आपके पास 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होते हैं। तो यानी या कि इन्फिनिटी तक जाते हैं नेचुरल नंबर। तो ये आपके पास सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का एक सेट है। एक सेट है ना नेचुरल नंबर का, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है। और भी देखो 2 4 6 8, ये मल्टीपल ऑफ 2 तो इवन नंबर होते हैं ना। 2 4 6 8 से लेके 50 तक है, तो ये क्या है? सेट ऑफ इवन नंबर अप टू 50, यानी 50 तक इवन नंबर से। उसके बाद 1 3 5 7 9, ये तो ऑड नंबर है, आपको पता है। जो 2 को मल्टीप्लाई नहीं करते वो ऑड नंबर होते हैं। तो ये सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर, यानी सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो ना, तो आप माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मैसेज में भी पूछ लेना, कोई इश्यू नहीं है। सर जी सर कुछ बच्चों का ध्यान नहीं हो रहा है, ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं तो क्या नहीं हो रहा है? ध्यान नहीं हो रहा है ग्रुप में। नहीं हो रहा है। ठीक है, वेटिंग पे आ रहा है। नहीं नहीं, वो मेरे पास आ रहे हैं, उनको मैंने एक्सेप्ट कर दिया। हाँ, वो असल में एक वो होता है ना, वो फौरन मैं एक्सेप्ट तो नहीं करता हूँ, थोड़ा थोड़ा टाइम बाद, एक आध मिनट बाद देख के एक्सेप्ट करता हूँ ना यहाँ से रिक्वेस्ट। ओके सर। उनसे कहीं वेटिंग पे आए तो कोई 1 मिनट तक वेट करे, ताकि मैं दोबारा देख के बार बार वो एक्सेप्ट करना होता है इसमें। तो इसलिए मैंने कर दिया, जितने यहाँ पे वेटिंग में थे उन सबको मैंने एक्सेप्ट कर दिया है। ओके सर। ओके। उसके बाद सेट को रिप्रेजेंट करने का एक टेबुलर था। टेबुलर में हम क्या करते थे? कर्ली ब्रैकेट में लिखते थे इस तरह से। ये आपके पास कर्ली ब्रैकेट है, ये टेबुलर नोटेशन था। उसके बाद सेट को रिप्रेजेंट करने का जो दूसरा मेथड जो है, एक मिनट, मैं इनको एलिमिट कर देता हूँ। अच्छा सही है। दूसरा जो मेथड है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम वर्ड्स में लिखते हैं। जैसे जैसे ऊपर हमने लिखा था सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, वो एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, हम डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्स में। या सेट ऑफ इवन नंबर अप टू 50, ऊपर हमने डिस्क्राइब किया था ना इस तरह से। जैसे यहाँ पे देखो सेट ए आपके पास है कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। उसके बाद है सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 50, ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। आपने डिस्क्राइब कर दिया ना, वर्ड्स की फॉर्म में लिख दिया, ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये टेबुलर फॉर्म में है। और ये देखो सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर, पॉजिटिव ऑड नंबर आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ऑड नंबर कौन से होते हैं? पॉजिटिव ऑड नंबर। वैसे अगर आपसे पूछा जाए ऑड नंबर कौन से होते हैं? पॉजिटिव ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 जो 2 को मल्टीप्लाई नहीं करते वो ऑड नंबर होते हैं ना, 1 3
उसके साथ फिर 5, फिर 7, फिर 9, 11 अप टू सो ऑन होंगे। तो ये आपके पास ऑड नंबर हो, तो इस तरह से कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देना। तो पहले हमने पढ़ा टेबुलर फॉर्म, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते थे, कर्ली ब्रैकेट में लिखते थे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो है वो वर्ड्स में लिखते थे ना, इस तरह से। उसके बाद एक और मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने का, वो सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म है। सेट बिल्डर नोटेशन में हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, यानी हम वर्ड्स और टेबल की फॉर्म में लिखने के बजाय हम डिस्क्राइब करते हैं सिंबल्स में, इक्वलिटीज इनइक्वलिटीज से, इस तरह से हम डिस्क्राइब करते हैं। जैसे जैसे आपके पास सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर था, ऊपर जो एग्जांपल है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, हमारे पास सेट ए जो है वो इक्वल टू था 1 से 5 तक नेचुरल नंबर से, इस तरह था ना। ए इक्वल टू सेट ए 1 से 5 तक नेचुरल नंबर थे, इस तरह से 1, 2, या मैं ऊपर दिखा देता हूं, जैसे आप देखिए ये 1 से 5 तक सेट ऑफ नेचुरल नंबर थे, 1 2 3 4 5 ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब इनको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो इसका सेट बिल्डर नोटेशन होगा इस तरह से, x बिलोंग टू n सच दैट x इज इक्वल और लेस देन 5 होगा। x बिलोंग टू n, कैपिटल N यानी हम नेचुरल नंबर को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, इवन नंबर को कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑड नंबर को कैपिटल O से, प्राइम नंबर को P से, इंटीजर्स को Z से रिप्रेजेंट करते थे। ये रिप्रेजेंटेशन है ना। तो जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर जो है वो, उसको क्या करना है, आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहले कर्ली ब्रैकेट देके x बिलोंग टू n करना है। x बिलोंग टू n का मतलब है x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, x आपके पास एक नेचुरल नंबर है सच दैट x इज इक्वल और लेस देन 5। x इज इक्वल और लेस देन 5 मीन 5 और 5 से लेस वाले नेचुरल नंबर, 5 और 5 से लेस वाले नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो 5 से लेस वाले नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 हो गए, यही होंगे ना। उनको इस तरह से आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं सेट्स को। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है b इज इक्वल टू x बिलोंग टू e। x बिलोंग टू e मींस इवन नंबर है सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल और लेस देन 50 है। इसका मतलब x 0 से ग्रेटर है और 50 से लेस है और इवन नंबर है। x बिलोंग टू e का मतलब x इवन नंबर है, 0 से ग्रेटर इवन नंबर कौन से होते हैं, 0 से ग्रेटर इवन नंबर, क्या क्वेश्चन पूछा था किसी ने, मैं देखता हूँ। सर 5 से लेस नेगेटिव नहीं, यहाँ नेचुरल नंबर की बात हो रही है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ देखो ना, यहाँ जो इसने लिखा है ना x बिलोंग टू n कहा है, n मीन नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 से होते हैं, ये नेगेटिव नहीं होते हैं नेचुरल में, सही। अगर ये इंटीजर बोलता है तो इंटीजर हाँ नेगेटिव भी हो सकते थे, इसने नेचुरल नंबर का है तो नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके इंफिनिटी तक जाते हैं, लेकिन इसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है लेस देन आर इक्वल टू 5 मींस 5 से लेस वाले नेचुरल नंबर देखना है। तो ये 1 2 3 4 एंड 5 तक ही जाएगा, 5 से इक्वल आर लेस देन। हाँ वहाँ इवन में तो 0 to 50 का है ना, इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं,
इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर जीरो होता है, जो टू को मल्टीप्लाई करते हैं ना वो इवन नंबर होते हैं। जीरो होता है, प्लस माइनस टू होता है, प्लस टू भी होता है, माइनस टू भी होता है, सही है। जो इवन नंबर होते हैं उसमें नेगेटिव वाले भी होते हैं इवन में। अब इसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि x इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मीन्स सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर, समझ गए? इसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अगर रिस्ट्रिक्शन न लगाता तो फिर नेगेटिव वाले भी इंक्लूड होते। x इज ग्रेटर देन जीरो मीन्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से ग्रेटर इवन नंबर। जीरो से बड़ा इवन नंबर कौन सा है? टू है ना, जाहिर सी बात है, जीरो से बड़ा नेक्स्ट टू है। टू से लेके कहां तक जाना है? 50 तक। 2 4 6 8 इस तरह करते हुए 50 तक जाना है, समझ गए? और इसी तरह पार्ट सी में देखिए, x बिलोंग टू o लिखा है, o मीन्स ऑड नंबर एंड x इज ग्रेटर देन जीरो का है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। ऑड नंबर कौन से होते हैं? ऑड नंबर तो वो होते हैं जो टू को मल्टीप्लाई नहीं करते। नेगेटिव भी हो सकते हैं, -1 भी होता है, -2 -3, सॉरी -2 नहीं, -1 -3 -5। हाँ पॉजिटिव वो 1 3 5 7 भी हो सकती है, लेकिन इसने एक्स इज ग्रेटर देन जीरो लिखा है। तो ग्रेटर देन जीरो मीन्स जीरो से ग्रेटर वाले ऑड नंबर की बात कर रहे हैं। जीरो से ग्रेटर ऑड नंबर 1 3 5 7 इस तरह से होंगे, तो पॉजिटिव ऑड नंबर होंगे सिर्फ और सिर्फ। तो इस तरह से आप लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी सेट को आप कितनी फॉर्म में लिख सकते थे? सेट को आप लोग टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसके बाद सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये तीन आपके पास प्रोसीजर्स हैं। इस क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है CR, बिल्कुल है। कहाँ थे आप अब तक? चले आप हम देखते हैं सेट ऑफ नंबर्स। तो ये चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पे। सेट ऑफ नंबर में पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट, सॉरी जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जाके इन्फिनिटी तक जाते हैं, इसलिए इन्होंने डॉट 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 किया है। डॉट 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 मीन्स यहाँ से आगे कंटिन्यू होते हैं, सही है। तो ये आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अच्छा CR ये कौन है? इसको ऐड कर देना। या ग्रुप लिंक इधर शेयर कर दो, तो यहाँ से ज्वाइन कर देंगे कोई मेंबर, ग्रुप मेंबर, या CR मैसेज में ना ग्रुप लिंक शेयर कर देना। उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर से, सेट ऑफ होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इन्फिनिटी तक जाते हैं। उसके बाद थे सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स जो होते हैं ना, वो देखिए नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं इंटीजर में, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर आप देखो सेंटर में 0 होता है, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो राइट साइड में +1 +2 +3 +4 अप टू प्लस इन्फिनिटी तक होंगे। लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 लेके माइनस इन्फिनिटी तक होंगे। 0 सेंटर में होगा, यानी कोई भी नंबर राइट साइड में होता है ना, इस साइड में, ये राइट साइड है, राइट साइड में होता है वो ग्रेटर होता है। यानी जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ होते हैं तो आप ग्रेटर नंबर्स की तरफ जाते हैं। मींस 0 से 1 ग्रेटर है, 1 से 2 ग्रेटर है, 2 से 3 ग्रेटर है। लेकिन जब आप लेफ्ट साइड में जाते हैं तो लेस होते हैं नंबर, ये से 3 से 2 लेस से, 2 से 1 लेस से, 1 से 0 लेस से, 0 से -1 लेस से, -1 से -2 लेस से, -2 से -3 लेस से। नेगेटिव में ऐसा होता है, जो बड़े होते हैं वो लेस होते हैं नेगेटिव की वजह से। तो इंटीजर को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में,
0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। इस तरह से ये जाके ये +-4 +-5 से लेके +-इंफिनिटी तक जाएगा। तो इंटीजर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है। इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम इवन इंटीजर बोलते हैं। 2 के मल्टीपल्स कौन से? ऊपर जो हमने इंटीजर्स देखा है, इन इंटीजर्स में 2 के मल्टीपल कौन से हैं? 0 होगा, 0 भी 2 का मल्टीपल है ना, 2 × 0 2 होता है। 2 × 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 2 होगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो -2 होगा। तो इस तरह से जो इवन इंटीजर है 0 +-2 +-4 +-6 ये आपके पास इवन इंटीजर होंगे। इसमें अगर आप पॉजिटिव इवन इंटीजर कहें ना तो ये 0 +2 +4 +6 +8 ये होंगे। और इस तरह नेगेटिव इवन इंटीजर की बात हो तो फिर ये -2 -4 -6 यही होंगे, ये नेगेटिव इवन इंटीजर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑड इंटीजर। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 को मल्टीप्लाई नहीं करते, वो आपके पास ऑड नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर्स को हम +-1 +-3 +-5 इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ऑड नंबर भी जाके अप टू इंफिनिटी तक जाते हैं। और इसी तरह पॉजिटिव ऑड नंबर भी होते हैं, नेगेटिव ऑड नंबर्स भी होते हैं। तो पॉजिटिव ऑड नंबर कौन से हो गए? जिसमें 1 3 5 7 ये पॉजिटिव ऑड नंबर होंगे। और नेगेटिव ऑड नंबर में -1 -3 -5 -7 अप टू -इंफिनिटी होंगे। ये आपके पास नेगेटिव ऑड नंबर होंगे। देखिए ये इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, नंबर सिस्टम ही है। तो कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या 1 होगा अच्छा, प्राइम नंबर जो होते हैं ना उनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स मीन इसको डिवाइड करने वाले, इसको 2 ही नंबर डिवाइड करते हैं, या 1 इसको डिवाइड करेगा या फिर ये नंबर इट्सेल्फ डिवाइड करेगा। इसके अलावा कोई और नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो इसमें देखो 2 एक प्राइम नंबर है, 2 को 1 डिवाइड कर सकता है या 2 कर सकता है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं कर सकता है। 3 प्राइम नंबर है, 3 को 1 डिवाइड कर सकता है या फिर 3 खुद को ही डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं करता है। 5 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर सिर्फ 2 है, एक 1 है एक 5 है। 7 प्राइम नंबर है, 7 के भी 2 फैक्टर हैं। 11 हो गया, ये प्राइम नंबर है क्योंकि 11 भी या 1 11 को डिवाइड कर सकता है या 11 खुद को डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा कोई और नंबर डिवाइड नहीं करेगा। इसमें 9 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? 9 प्राइम नंबर इसलिए नहीं है, 9 के फैक्टर देखो 1 भी है, 3 भी 9 को डिवाइड करता है, 9 इसलिए भी करता है। तो 9 के जो फैक्टर है वो 3 है, जिसके फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा होते हैं ना वो प्राइम नहीं होते, या 2 से कम होते हैं वो भी प्राइम नहीं होते। जैसे 1 है, 1 का फैक्टर सिर्फ 1 है, 1 को ही डिवाइड करता है ना, तो वो भी प्राइम नहीं है। प्राइम वो होते हैं जिसमें एग्जैक्ट 2 ही फैक्टर होते हैं, सही है। तो इस टाइप के नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। और इसमें देखो प्राइम नंबर की एक प्रॉपर्टी ये है, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर इवन होता है प्राइम नंबर में। 2 इवन है, 2 जो है वो एक आपके पास इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे ऑड होते हैं, कोई भी इवन नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर होता है। इसके बाद सेट ऑफ रेशनल नंबर हम देखते हैं। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं।
P अपॉन क्यों की फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जबकि P और Q इंटीजर होने चाहिए। P Q जो है वो इंटीजर से, इंटीजर ये वाला जो ऊपर सेट ऑफ इंटीजर है ना, नंबर 3 में देखो, नंबर 3 में सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो ये आपके पास इंटीजर्स है। तो यानी रेशनल नंबर वो होते हैं जो आप P एंड Q की फॉर्म में लिखते हैं, और जो P और Q है वो इंटीजर होना चाहिए, वो रेशनल नंबर है। सही है। उसके बाद इरेशनल नंबर है जो आप P और Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब रेशनल नंबर को हम थोड़ा देखते हैं। जैसे रेशनल नंबर की एक डिफिनीशन ये भी है कि जो टर्मिनेट होते हैं और रीअकर होते हैं, यानी बार बार खुद को रिपीट करते हैं, वो आपके पास रेशनल नंबर होते हैं। जो या तो टर्मिनेट होते हैं, टर्मिनेट मीन्स जो खत्म होते हैं, किसी पॉइंट के बाद आगे डिसिमल में कोई और वैल्यू नहीं होती, ये टर्मिनेट होते हैं। जैसे जैसे आपके पास 1/2 है, 1 डिवाइड बाय 2 है। 1/2 किसके इक्वल होता है, इसको सोल्व करना, 1/2 0.5 होता है, 0.5 हो गया। अब ये टर्मिनेट हो रहा है ना, खत्म हो गया, डिसिमल्स के बाद आगे खत्म हो गया, कुछ आ नहीं रहा है, तो ये आपके पास रेशनल नंबर। इसमें देखो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना चाहिए, P 1 है, Q 2 है, तो 1 और 2 दोनों रेशनल इंटीजर्स हैं। सही है। तो ये आपके पास टर्मिनेट हो रहा है। इसके साथ आप 1/3 देखो, 1/3, मैं इसको सही से लिख रहा हूं, 1/3 क्या होगा, जी 1/3 इक्वल टू होता है, दिस इज इक्वल टू 0। जब आप इसको डिवाइड करते हैं 0.33, ये आगे कंटिन्यू होगा, बार बार 3 आता जाएगा, आप सोल्व करते जाए या 3 आता जाएगा इनफाइनाइट टाइम, ये 0.333333 इस तरह से आता जाएगा। तो यानी 3 रिपीट हो रहा है, रीअकर हो रहा है, 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये भी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर वो होते हैं या टर्मिनेट होते हैं या रीअकर होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। उसके अलावा देखो 1 एक रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि ये टर्मिनेट हो रहा है, एक एग्जैक्ट नंबर है। 0 एक रेशनल नंबर है, जितने इंटीजर्स होते हैं वो सारे रेशनल ही होते हैं। सही है। जितने भी इंटीजर हैं -1 -2 वो सारे रेशनल होते हैं। उसके साथ क्योंकि वो 2 को जो इंटीजर्स हैं उनको भी आप P अपॉन Q में लिखते हैं ना, असल में जो इंटीजर है 0 है, ये एक्चुअली 0 डिवाइड बाई 1 है, 1 एक्चुअली 1 डिवाइड बाई 1 की फॉर्म में, 2 जो है वो 2 डिवाइड बाई 1 है, डिवाइड में हमेशा 1 होता है। उसके अलावा इंटीजर के अलावा आप वो सारे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जैसे 10/12 हो गया, 10/6, चलो मैं लिख देता हूँ कि आपके पास 10/, चलो 7 लिख दो, 10/7 ये भी आपके पास एक नेचर वो रेशनल नंबर है। असल में बाहर काफी हवा चल रही है, इस वजह से मेरे पास ये कौन सा म्यूट लगा ना, म्यूट कर देता हूँ। एक और है मुबशिर अली, इसका भी ऑन है।
अच्छा, उसके बाद जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, वो आपके पास नॉन टर्मिनेट और नॉन रिअकर होते हैं, जिनको आप पी अपन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे पी और क्यू इंटीजर हो, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को आप कैलकुलेटर में सोल्व करें ना, ये ना टर्मिनेट होता है ना रिअकर होता है। जैसे यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, पाई हो गया और उसके साथ ई हो गया। ई एक्सेंट्रिसिटी होता है, ये आप कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में देखें, यानी कैलकुलेटर की जो स्टोरेज जो वाट्स लिमिट है वो खत्म होती है, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं होता, ये आगे चलता रहता है, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, न ही रियाकर होंगे। तो इसलिए इनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर वो सारे नंबर जो न तो टर्मिनेट होते हैं और न ही रियाकर होते हैं। अच्छा, उसके बाद है रियल नंबर। रियल नंबर तो आप पढ़ चुके हैं, जैसे कैलकुलस में सेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस ही पढ़ते थे। कैलकुलस में जो आप फंक्शंस पढ़ रहे हैं वो सारी रियल वैल्यूड फंक्शंस है। तो रियल नंबर कौन से? रियल नंबर यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर होते हैं, यानी जितने रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं, इन सब को आप कंबाइन कर दो, उन सबको कंबाइन करने से हमें रियल नंबर मिलते हैं। और उसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास आयोटा इन्वॉल्व होता है। इमेजिनरी पार्ट आयोटा इन्वॉल्व होता है, मींस स्क्वायर रूट ऑफ -1 इन्वॉल्व होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसको हम x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें x और y जो है वो आपके पास रियल नंबर होते हैं, आयोटा जो है वो आपके पास एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो ये इस तरह से ये आपके पास सिस्टम है। ये माइक किसका ऑन है? मैं बार बार ऑफ करता हूँ, ये फिर ऑन करते हैं। तो मुबश्शिर अली इसको क्या, चले ये नंबर सिस्टम आपके पास हो गया कंप्लीट। ये कुछ नंबर्स थे जो हम पढ़ चुके थे, जो हमने पढ़ लिया है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, उसके बाद प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमने पढ़ लिया है। इससे आगे अब हम देखते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है? अगर आपके पास ए और बी दो सेट हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी उस वक्त होगा जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हों, यानी ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के अंदर मौजूद थे, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी होगा। जैसे ऊपर जो नंबर सिस्टम हमने पढ़ लिया था, इसमें देखो, इस नंबर सिस्टम में जो फर्स्ट में है वो n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं। w सेट ऑफ होल नंबर है, होल नंबर 0 1 2 3 इस तरह से होते हैं। तो यहां से देखो n इज ए सबसेट ऑफ w होगा, जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का सबसेट होगा। n इज सबसेट ऑफ w होगा। सबसेट क्यों होगा? क्योंकि जितने नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर के अंदर है ना। नेचुरल नंबर सारे होल नंबर के अंदर मौजूद है, यानी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से, और इससे आगे सारे नेचुरल नंबर है उसके अंदर मौजूद है, तो ये इसका सबसेट होगा। और इसी तरह नेचुरल नंबर जो इंटीजर का भी सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 से होता है, इंटीजर में 0 के साथ +1 -1 +2 -2 सारे होते हैं, तो प्लस वाले नंबर इसमें मौजूद होते हैं। तो इसमें देखो जो नेचुरल नंबर है वो आपके पास इंटीजर का सबसेट होगा। उसके बाद देखो इवन नंबर है, इवन नंबर में सारे मल्टीपल ऑफ 2 है,
क्या नेचुरल नंबर इवन नंबर का सबसेट है? नहीं है। नेचुरल नंबर इज नॉट ए सबसेट ऑफ इवन नंबर। नॉट सबसेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट ए सबसेट ऑफ इवन नंबर, ई होगा। तो ये इवन नंबर का सबसेट क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि नेचुरल नंबर में 1 है, इवन नंबर में 1 नहीं है। सारे एलिमेंट नहीं है ना। सबसेट उस वक्त होगा जब इस नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट इवन में मौजूद हो, तब सबसेट होगा। क्या इवन नेचुरल का सबसेट होगा? इवन नेचुरल का सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इवन में नेगेटिव वाले नंबर भी हैं, प्लस माइनस 2 है, माइनस 2 भी है, तो नेचुरल में माइनस 2 मौजूद नहीं है, नेगेटिव वाले नंबर नहीं होते। और इसी तरह देखो कि जो नेचुरल नंबर है वो पॉजिटिव इवन नंबर नेचुरल नंबर का सबसेट होगा। पॉजिटिव इवन नंबर में सिर्फ 2, 4, 6, 8 ये होते हैं, वो इसका सबसेट होगा क्योंकि ये इसमें मौजूद होते हैं। और इसी तरह से देखो कि यहाँ पे जो रेशनल नंबर है ना, यानी जो इंटीजर है, वो रेशनल नंबर का सबसेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे रेशनल होते हैं। सही, हर रेशनल इंटीजर होना जरूरी नहीं है। तो जो इंटीजर z है विच इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर क्यों होगा? यानी रेशनल नंबर का सबसेट होगा इंटीजर। इंटीजर इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं होगा क्योंकि इरेशनल जो है वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, तो इंटीजर सारे टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स होते हैं, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं होगा। और उसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर है। तो सेट ऑफ रियल नंबर जो है ना, वो ये आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है, यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ऊपर जितने भी सेट है ना, जहां ऊपर, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर होगा, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल इरेशनल नंबर, ये सारे रियल नंबर के सबसेट होते हैं। ये सारे रियल नंबर के सबसेट होते हैं। सही है। और उसके बाद लास्ट में है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा नंबर होता है, ये रियल से भी बड़ा नंबर होता है, तो रियल भी इसका सबसेट होगा। रियल जो है वो कॉम्प्लेक्स को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स का सबसेट होगा। इसका मतलब जितने भी नंबर हैं ये सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट हैं। आप सोए तो नहीं है, जागे हुए हैं ना अभी? जी जी सर, जाग रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट तो इसमें कुछ नहीं है, ये जस्ट नंबर सिस्टम है। यस, इसमें नंबर सिस्टम, इसमें हिस्ट्री हो सकती है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट कुछ नहीं हो सकता है, थ्योरी हो सकती है। किसी ने ये नंबर सिस्टम दिया होगा, सही है, कॉन्सेप्ट तो कुछ नहीं। नंबर सिस्टम किसी ने 1 से स्टार्ट किया, तो शुरू से 1 से स्टार्ट किया, और उसके बाद जो 0 का कॉन्सेप्ट दिया वो दिया था आर्यभट्टा था मेरे ख्याल से। एक इंडियन मैथमेटिशियन था, उसने बहुत पहले 0 का कॉन्सेप्ट दिया था। तो उससे पहले 0 का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। नंबर सिस्टम 1 से स्टार्ट करते थे। नेगेटिव नंबर का भी लोगों के पास कॉन्सेप्ट नहीं होता था, ये हमेशा 1 से नंबर सिस्टम स्टार्ट करते थे। तो जो आर्यभट्टा था उसने 0 का कॉन्सेप्ट दिया था, और नंबर सिस्टम जो वो 0 से स्टार्ट हुए। उसके बाद इंटीजर जो है वो जेलन नाम का कोई एक बंदा था, जर्मन मैथमेटिशियन, उसने कहा कि नेगेटिव नेचुरल नंबर भी होते हैं। सही है, सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, -1, -2, -3। तो उस बेस पे उसको सेट ऑफ इंटीजर्स को का कॉन्सेप्ट वहां से आ गया है।
सही है। तो ये यही है कि नंबर सिस्टम जो है वो लोगों ने डिफरेंट नाम दिया है। स्टार्ट में 1 से लोग स्टार्ट करते थे, फिर 0 का कॉन्सेप्ट आ गया, फिर नेगेटिव वालों का कॉन्सेप्ट आ गया, फिर उसके बाद लोगों ने देखा कि जो मल्टीपल ऑफ 2 भी होते हैं बस उनको इवन नंबर नाम दिया, जो मल्टीपल ऑफ 2 नहीं होते उनको ऑड नंबर दिया। फिर उसके बाद जो प्राइम और इवन ऑड जो है ना, ये तो बहुत पुराने कॉन्सेप्ट हैं। 0 का भी कॉन्सेप्ट भी बहुत पहले ही दिया है, आर्यभट्टा ने काफी पहले दिया हुआ था। और उसके बाद प्राइम नंबर इन्होंने देखा नंबर सिस्टम में कुछ ऐसे नंबर थे जिनके एग्जैक्ट 2 ही फैक्टर होते थे, 2 से ना ज्यादा होते थे ना कम फैक्टर होते थे, उनको प्राइम नंबर दिया। फिर उसके बाद मैथमेटिशियंस ने देखा कुछ नंबर ऐसे होते थे जो टर्मिनेट होते थे, रिअकर होते थे, मींस इंटीजर्स की को फ्रैक्शन की फॉर्म में पी अपान क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे, यानी इंटीजर्स को आप डिवाइड कर दो तो जो नंबर्स बनते थे उनको इन्होंने रेशनल नंबर नाम दिया। और जो ना टर्मिनेट होते ना रिअकर होते उनको इरेशनल नंबर दिया, उनको कंबाइन करके रियल नंबर। और फिर उसके बाद देखा कि कुछ नंबर ऐसे होते थे जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होते थे, स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप स्क्वायर रूट ऑफ 1 कर दो, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी कैलकुलेशन पॉसिबल है, ये एक रियल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ -1 इसका मतलब है अगर आपके पास लेट्स सपोज एक नंबर x है, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 कर दो, ठीक है। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो यहां से x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा, सही है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जब आप देखो कोई भी नेगेटिव नंबर होता है उसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ऐसा होता है ना रियल में। कोई भी नेगेटिव रियल नंबर है, जैसे -1 का स्क्वायर ले लो +1 होगा, -2 का स्क्वायर +4 होगा, -3 का स्क्वायर +9 होगा, यानी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर प्लस होता है। लेकिन जब मैथमेटिशियन ने कैलकुलेशन किया तो कुछ ऐसे नंबर भी थे जिनका स्क्वायर -1 हो रहा था, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ रहा था, यानी स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव में आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये रियल केस में पॉसिबल नहीं, इनको इमेजिनरी नंबर दिया, इनको कहा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया, सही है। और x इज इक्वल टू -1 को हम अयोटा भी कहते हैं। अगर आपने देखा था तो वो क्लास पढ़ा होगा जी, अयोटा का कॉन्सेप्ट √-1 अयोटा होता है, x इज इक्वल टू अयोटा है तो अयोटा का स्क्वायर क्या होता था, -1 होता था, वो इस तरह से आया, उसका कॉन्सेप्ट यही है, सही। अयोटा का स्क्वायर -1 होगा, मीन्स इस नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, वरना रियल के केस में पॉसिबल नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स के केस में ये किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस आना पॉसिबल है। चले सही है, हम आ रहे थे सबसेट में। सबसेट क्या होता है, ए और बी अगर दो सेट हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हों तो इस केस में हम ए इज ए सबसेट ऑफ बी कहते हैं। ऊपर कुछ एग्जांपल्स बताया था, इधर कुछ और एग्जांपल है। आपके पास सेट है, सेट ए 1 3 5 है, सेट बी 1 2 3 4 5 है, सी जो है 1 2 3 4 है, डी जो है वो 3 1 5 है। 3 1 5 मीन्स 1 3 5 ही है। तो यहां से देखो ए इज ए सबसेट ऑफ बी है, ए बी का सबसेट है, क्यों है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट 1 3 5 बी में मौजूद थे। और सी भी बी का सबसेट है, क्यों, क्योंकि सी के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 जो है वो सेट बी में मौजूद थे, सही है।
और इसी तरह डी जो है वो डी भी इसका सबसेट है, डी भी बी का सबसेट है। डी के एलिमेंट 3 1 5, 3 भी इसमें है, 1 भी बी में है, 5 भी 1 बी में है। और उसके साथ ए इज सबसेट ऑफ डी का है, ए भी डी का सबसेट है, ए और डी एक दूसरे के सबसेट है। क्यों? क्योंकि ये 1 3 5 है, ये 3 1 5 है। आप इसको रीअरेंज कर सकते हो, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करती है, सही है। तो इसको रीअरेंज कर दो तो ये अगेन 1 3 5 होगा। ये दोनों आपस में इक्वल भी है। जो इक्वल होते हैं इसको भी हम सबसेट ही बोलते हैं, उनको भी सबसेट बोल सकते हैं। एक प्रॉपर सबसेट होता है ना, इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो जो इक्वल वाले भी सबसेट में ही आते हैं। अच्छा, इसमें देखो मैं दोबारा ऊपर लेके आता हूँ। ए जो है वो सी का सबसेट नहीं है। ए सी का सबसेट क्यों नहीं? क्योंकि इसमें देखो 1 भी है, 3 भी है, लेकिन 5 नहीं है। और सी ए का भी सबसेट नहीं है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट सी में नहीं है, सी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। तो ये इस तरह से हम सबसेट इस तरह देखते हैं। अच्छा, इसके बाद है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट होता है कि अगर आपके पास ए और बी दो सेट हैं, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं और बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ए से ज्यादा हो, यानी ऐसा एटलीस्ट एक एलिमेंट हो, ऐसा हो जो बी में हो ए में ना हो, तो ये प्रॉपर सबसेट होता है। मींस सेट बी के एलिमेंट सेट ए से ज्यादा हो, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट एग्जिस्ट करे, तो वो आपके पास प्रॉपर सबसेट होता है। जैसे एग्जांपल में है सेट ए में 1 3 5 है, सेट बी में 1 2 3 5 है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे सेट ए बी का सबसेट तो है, लेकिन बी में जो है वो एक एलिमेंट ज्यादा है, 5, एक एलिमेंट जो 2 है वो ज्यादा है, सही है। ए में 1 है, बी में भी 1 है, ए में 3 है, बी में भी 3 है, ए में 5 है, बी में भी 5 है, लेकिन बी में एक एलिमेंट ज्यादा है, तो इसलिए ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा। जी जी, ए सी का सबसेट नहीं हो सकता है। मैंने नहीं हो सकता है कहा था या हो सकता है कहा था? नहीं हो सकता है कहा था। मेरे ख्याल से ए सी का सबसेट नहीं है, सही है। मैंने कहा था नहीं है इसका सबसेट। अगर गलती से है कहा है तो फिर शायद गलती से बोला होगा, लेकिन ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी है, क्योंकि ए में 5 है, सी में 5 नहीं है ना, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं है। अच्छा, मैंने हो सकता है बोला था, चलो मैंने गलती से बोला होगा, लेकिन ये सबसेट नहीं है, क्योंकि नहीं एलिमेंट नहीं हो ना। सबसेट सिंपल उस वक्त होगा जब ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हो, तब सबसेट होगा। अगर एक एलिमेंट भी नहीं है तो फिर तो सबसेट ही नहीं है। तो ऊपर 5 जो है वो ए में था, सी में नहीं था, तो इसलिए 5 इज नॉट सबसेट ऑफ ए होगा। अच्छा, इसके बाद है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट उस वक्त होते हैं जब ए के सारे एलिमेंट बी में हो, बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हो, तो उसको हम इक्वल सेट कहते हैं, सही है। यानी ए के सारे एलिमेंट बी में होते हैं, बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तो वो इक्वल सेट होगा। जैसे, और सिंबॉलिकली हम इसको लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो। यानी ये एक दूसरों के सबसेट हो तो वो इक्वल होते हैं। जैसे ऊपर एक एग्जांपल में हमने देखा भी था ना, यहाँ ऊपर देखो, इस एग्जांपल में ए और डी को देखना, ए और डी को। ए इज सबसेट ऑफ डी है, ए डी का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट डी में है। डी इज सबसेट ऑफ ए है, डी के सारे एलिमेंट ए में भी है, तो ए और बी आपस में इक्वल है।
ये इस तरह होता है। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखो ए है 1 2 3 6 है, आपके पास एक सेट है बी, दिस सेट ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 6 के पॉजिटिव डिवाइजर की बात कर रहे हैं। 6 के पॉजिटिव डिवाइजर कौन कौन से जो 6 को डिवाइड करते हैं उनका सेट बनाओ। 6 को कौन कौन नंबर डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइड करता है 6 को, 1 डिवाइड करता है ना, उसके साथ 2 भी डिवाइड करता है 6 को, 3 भी करता है, फिर 6 इटसेल्फ भी करता है, 6 को भी डिवाइड करता है। सही है, तो ये आपके पास पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 6 1 2 3 एंड 6 आ गए। -1 भी करता है, सही, इन्होंने पॉजिटिव डिवाइजर का है तो इसलिए हम 1 2 3, हाँ 6 भी कर सकते हैं ना, 6 खुद को भी डिवाइड कर सकता है, 6 डिवाइड बाय 6 1 होता है, डिवाइड कर सकता है। हर नंबर इटसेल्फ अपने आप को डिवाइड करता है, जीरो के अलावा। जीरो के अलावा जितने भी नंबर है ना वो खुद को डिवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा है सी में 3 1 6 2 और डी है 1 2 2 3 6 6 6। तो सेट में देखो आपके पास वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, तो जो रिपीट होते हैं उनको हम एक ही कंसीडर करते हैं। 2 दफा 2 है तो इसको एक 2 कंसीडर करेंगे। 6 3 टाइम है तो ये एक ही 6 कंसीडर होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ना, इसमें रिपीटेड ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं सेट में, तो रिपीटेड वालों को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो 6 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो एक ही 6 कंसीडर करो। तो इसमें देखो ये सारे सेट आपस में इक्वल हैं। सेट ए में भी 1 2 3 6 है, सेट बी में भी 1 2 3 6 है, सेट सी में भी 1 भी है 2 भी है 3 भी है 6 भी है, सेट डी में भी 1 भी है 2 भी है 3 भी है 6 भी है, लेकिन डी में रिपीट हो रहा है तो हम इसको डिस्टिंक्ट कंसीडर करते हैं ना, जो रिपीट होते हैं उसको एक ही कंसीडर करते हैं। उसके बाद है नल सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो तो उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। जैसे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की क्लास है, अगर इसमें एक भी रजिस्टर ना होता, कोई भी स्टूडेंट रजिस्टर ना होता तो ये एम्प्टी होता। एम्प्टी सेट या फिर नल सेट भी कहते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर फाई से, ये फाई है, या फिर ऐसे कर्ली ब्रैकेट को खाली छोड़ देते हैं, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसकी एक एग्जांपल है कि ए सेट ए दिया है एक्स सच दैट एक्स इज पर्सन टॉलर देन 10 फीट। 10 फीट से टॉलर कोई पर्सन क्लास में होगा नहीं है, ये एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि कोई बंदा 10 फीट से टॉलर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए 10 फीट से टॉल कोई है ही नहीं, इसलिए हम इसको एम्प्टी सेट कहेंगे। एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई एलिमेंट है ही नहीं 10 फीट से टॉल में। उसके बाद सेट बी है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज ऑड का है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया है। यहाँ पे आप देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, सही है, एक्स स्क्वायर 4 है, तो एक्स क्या होगा, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा ना, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक्स प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस 2 होगा। तो इसने कहा है कि बी में एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज ऑड का है, तो क्या इसमें एक्स ऑड आ रहा है, एक्स तो प्लस माइनस 2 आ रहा है, इवन आ रहा है, ऑड नहीं आ रहा है, तो ऑड कुछ आ ही नहीं रहा है, तो ये आपके पास एम्प्टी सेट होगा और ये भी 5 होगा। नहीं नहीं, अटेंडेंस नहीं होगा, ये इतनी जल्दी अटेंडेंस लिया तो सारे भाग जाओगे।
नेक्स्ट टाइम से ना अटेंडेंस की पॉलिसी ऐसी है कि हम फर्स्ट 10 मिनट में अटेंडेंस लेंगे और उसके बाद लास्ट में एक अटेंडेंस लेंगे। अच्छा, और इसके बाद देखो इन्होंने लिखा है कि जो 5 एम्प्टी सेट होता है ना, जितने भी सेट है इन सब का सबसेट होगा, यानी जितने भी सेट एग्जिस्ट करते हैं उन सब का सबसेट एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट उन सब से बिलोंग करता है। इसके बाद कुछ सेट आइडेंटिटीज हैं, सेट के कुछ लॉस हैं, इन लॉस को देखना होगा। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, लॉ ऑफ लॉजिक लास्ट क्लास में पढ़ा था। लॉ ऑफ लॉजिक में हमने पढ़ा था पी और पी होता है, पी एंड पी भी पी होता था, पी और क्यू और पी के इक्वल होता था। तो मैंने और एक बात की थी, और यूनियन का सेंस देता है, एंड इंटरसेक्शन का सेंस देता है, नेगेशन कंप्लीमेंट का सेंस देता है। तो जो लॉ ऑफ लॉजिक आप पढ़ते हैं या सेट आइडेंटिटीज के लॉस आप पढ़ते हैं, तो ये आपके आपस में ना ये तकरीबन सेम ही होते हैं। इसको आप लॉ ऑफ लॉजिक याद करें या फिर सेट आइडेंटिटीज के लॉस याद करें, ये सेम ही है, बस यूनियन में और लगाना है, इंटरसेक्शन में एंड लगाना है, ये सेम ही बात है। बाकी बस और ए की जगह पी, बी की जगह क्यों लगा देना है। तो जैसे ए यूनियन ए होगा, कोई सेट है उसका इटसेल्फ यूनियन लेते हैं, दोबारा वही सेट होगा। ए इंटरसेक्शन ए भी ए के ही इक्वल होगा। किसी सेट का अपने साथ ही इंटरसेक्शन ले लो, इंटरसेक्शन में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए मींस ए के जो सेट ए में भी हूँ सेट बी में भी हूँ, वो इंटरसेक्शन होता है ना। यूनियन का मतलब होता है या सेट ए में हूँ या सेट बी में हूँ, इन दोनों में से किसी एक में भी उसको हम लिखते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में होना जरूरी है। उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होगा। जैसे ऊपर हमने कहा पढ़ा था पी आर क्यू इज इक्वल टू क्यू आर पी कहा था ना, और सेम इंटरसेक्शन में भी कम्यूटेटिव लॉ होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होगा। एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ आवर यूनियन है, ये एसोसिएटिव लॉ आवर इंटरसेक्शन है। अगर आपके पास ए बी और सी 3 सेट है, पहले आप बी और सी का यूनियन फाइंड कर दो, आंसर को ए के साथ फाइंड करो, या फिर ए और बी का यूनियन फाइंड कर दो, आंसर का सी के साथ फाइंड कर दो, एक ही रिजल्ट आएगा। इंटरसेक्शन में भी ऐसा होगा। और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आवर यूनियन है, ये इस तरह से होगा, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आवर इंटरसेक्शन है, ये इस तरह होगा, ये आपस में इक्वल आएंगे। उसके बाद आइडेंटिटी लॉस में आप ए का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो दोबारा ए आएगा, सही है। यूनियन में क्या होता है, या सेट ए में होगा या सेट बी में होगा। किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, एम्प्टी सेट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट में कुछ भी नहीं है, इंटरसेक्शन में हम वही एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में हो। तो एम्प्टी सेट में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो जो दोनों में होगा वही लिखना होता है। तो एक में तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं आएगा। फिर ए यूनियन यू आएगा। यू आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है, सबसे सुपर ग्रेटर सेट होता है, वो यूनिवर्सल सेट होता है। और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ए आएगा। उसके बाद कंप्लीमेंट्स लॉ है, कोई भी सेट और उसके कंप्लीमेंट का यूनियन। कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट से उस सेट को माइनस करते हैं तो कंप्लीमेंट होता है ना। सेट और इसके कंप्लीमेंट का यूनियन जो है वो यूनिवर्सल सेट आएगा। सेट और उसके कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगा। क्यों आएगा, कंप्लीमेंट आप समझो नेगेशन का सेंस दे रहा है, कंप्लीमेंट आपको नेगेशन का सेंस दे रहा है ना। तो कोई भी सेट है उसका नेगेशन में क्या आएगा, अगर सेट में कुछ एलिमेंट है उसके नेगेशन में वो एलिमेंट आएंगे जो उस सेट में ना हो, जाहिर सी बात है उस सेट में नहीं है,
तो ए और ए कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन नहीं होगा, इसलिए एम्प्टी आएगा। और इसी तरह यू का कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट आएगा और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट आएगा। उसके बाद थे डबल कंप्लीमेंट, जैसे डबल नेगेशन लगाते थे, डबल कंप्लीमेंट लगाया तो भी कोई सेट का कंप्लीमेंट है, अगेन कंप्लीमेंट लगाते हैं तो वही सेट आएगा। नेक्स्ट में डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ हमने लॉजिक में भी पढ़ा था, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट होगा, यानी यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होता है और इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन में कन्वर्ट होता है। तो ये आपके पास लॉ ऑफ सेट्स हैं या सेट की कुछ आइडेंटिटीज है, इसको आपने माइंड में रखना है और इसके जरिए से हम आगे जो चीजें उनको प्रूफ वगैरह करते हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, तो यहाँ तक काफी है। कोई क्वेश्चन वगैरह अगर किसी ने पूछना है तो पूछ सकते हैं।